आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8, जिसका टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इस चैप्टर में हम हेल्थ के साथ हेल्थ किसे कहते हैं इसे देखने के साथ साथ ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा डिसीज़ पर। ह्यूमन में होने वाले जितने भी डिसीज़ होते हैं, लगभग सभी को तो नहीं बोल सकते, लेकिन अधिकांश जो हमारा टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, ह्यूमन डिसीज़ पर। किस तरीके से डिसीज़ उत्पन्न होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं, उनके लक्षण, उनके उपचारों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पूरा देखेंगे। तो इस चैप्टर से आपका इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि अगर किसी डिसीज़ का नाम दे देता है तो उस डिसीज़ के क्या है लक्षण, क्या है उपचार, क्या है, इस तरीके से उन सभी का आपको ये अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये लिखना रहता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हेल्थ किसे कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है चैप्टर का नाम। तो हेल्थ किसे कहते हैं ये पहले देख लेते हैं हम। हेल्थ इज अ स्टेज ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि स्वास्थ्य वह स्थिति होता है जिसमें जो व्यक्ति है वो फिजिकली, ठीक है, यानी कि ये क्या है अपने भौतिक रूप से, जिसको कार्यात्मक रूप से बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, फिजिकली, मेंटली यानी कि वो अपने दिमागी रूप से, मानसिक रूप से, और क्या है सोशियली, सामाजिक रूप से जिसको बोला जाता है, इन तीनों तरह से वो क्या रहता है कंप्लीटली वेलबींग यानी कि स्वस्थ रहता है। वही क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है या फिर हेल्थ कहलाता है। और ऐसा पर्सन क्या कहलाएगा, हेल्दी पर्सन कहलाता है। तो ये जो डिजीज होता है इसका डेफिनेशन जस्ट उल्टा हो जाएगा हेल्थ का, यानी कि जो इंसान, जो पर्सन क्या है फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या रहता है, नॉट वेल रहते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो इन तीनों तरीकों से क्या रहते हैं, अनफिट रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। तो उस कंडीशन में वह क्या कहलाता है, डिसीज कहलाता है। ठीक है, अगर आप लोग एक का परिभाषा देखते हैं तो दूसरा का परिभाषा उसका जस्ट क्या रहता है, अपोजिट रहता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ डिसीज, यानी कि बीमारियों या रोगों के कारण क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में थोड़ा देखते हैं हम। तो इनके कारण क्या हो सकते हैं, लिविंग थिंग हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग, या एनी फैक्टर, मतलब कोई कारक, मतलब इसके कारण हो सकते हैं इन्हीं चीज़ों से। मतलब जो डिसीज फैलाने वाला जो पदार्थ है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, जीवित अवस्था में हो सकता है, या फिर वो क्या है नॉन लिविंग हो सकते हैं। ठीक है, कोई निर्जीव पदार्थ हो सकता है, इसका कहने का मतलब है, या फिर कोई फैक्टर। इन सभी चीज के मतलब यही तीन कारण हो सकते हैं डिसीज फैलाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी क्या होता है कि अधिकांश ह्यूमन में जो बीमारियां उत्पन्न होती है, अधिकांश क्या होती हैं, वो जीवित पदार्थ से ही फैलती हैं अधिकांश। ठीक, तो उस कंडीशन में जीवित जो पदार्थ हैं उनसे रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट के बारे में देख लेते हैं कि वो एजेंट किस तरीके से हो सकते हैं, किन के रूप में हो सकते हैं, उसके बारे में। तो चलिए, इसमें पहला दिया है बायोलॉजिकल एजेंट या पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस को बोला जाता है रोगजनक। क्या बोला जाता है, रोगजनक। बायोलॉजिकल एजेंट में आपका हो जाएगा जैविक कारक। ठीक है, जैविक कारक या रोगजनक, या फिर इसी को बोला जाता है आपका रोगाणु। सिंपली आप लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, रोगाणु यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं उन्हीं को ही क्या बोला जाता है, रोगाणु, पैथोजेंस या फिर रोगजनक। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपको इसका डेफिनेशन पता चल गया पैथोजेंस का। ये क्या होते हैं कि यानी ऐसे जीवित या फिर ऐसे जीव जो कि ह्यूमन शरीर में क्या है प्रवेश करके बीमारियां उत्पन्न करते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं, ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है, रोगाणु कहा जाता है या फिर रोगजनक। तो इस तरीके से जो पैथोजेंस होते हैं ये आपके 2 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, मतलब
जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करते हैं और उसको क्या बना देते हैं, पूरा संक्रामक बना देते हैं। तो इस कंडीशन में ये 2 टाइप के किस तरीके से होंगे, मतलब कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जो कि संक्रमण करती हैं, यानी कि जिनसे इन्फेक्शन होने लगता है। मतलब इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण उसी चीज को बोला जा रहा है। इन्फेक्शन के थ्रू क्या होता है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। जैसा कि अभी क्या चल रहा है आपका, ये कोरोना, ठीक है। कोरोना एक क्या है, संक्रामक बीमारी है, जो कि अगर जो संक्रमित व्यक्ति है उससे के अगर हम लोग संपर्क में आते हैं तो वो क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो फैलने लगता है। तो इस तरीके से बहुत ही लार्ज नंबर में एक व्यक्ति ही क्या हो जाता है, बहुत सारे व्यक्तियों को संक्रमित कर देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक चीज कि मतलब जो जीवित जीव हैं उनसे ये संक्रमण कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्या होते हैं, असंक्रामक होते हैं। असंक्रामक में क्या होगा, अगर उस व्यक्ति को वह बीमारी है तो उससे किसी भी तरह का संक्रमण किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं होता है, ठीक है। अब हम अगला देते हैं, मतलब तो इस तरीके से जो इस तरीके का इनका नेचर होता है, व्यवहार होता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज भी कह सकते हैं। यानी कि जिसमें संक्रमण के द्वारा ये बीमारियां फैलती हैं उनको, जैसे कि कोरोना है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज बोल सकते हैं, जिसमें ये एक दूसरे के संपर्क में आते ही फैलने लगते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है आपका केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट यानी कि रासायनिक कारक में क्या होता है कि कुछ रासायनिक पदार्थ भी हमारे शरीर में क्या है, कई प्रकार की बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो रासायनिक पदार्थ हैं ये हमारे शरीर के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वे हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले सकते हो, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गए, जिसको हम लोग उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। यानी कि अगर बहुत टाइम तक या फिर किसी कारणवश, जैसे कि क्या हो गया, किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है या फिर इन चीज़ों का क्या है, बहुत टाइम तक स्टोरेज हो जाता है हमारे शरीर के अंदर में, तो ये विपरीत प्रभाव हमारे शरीर के अंदर दिखाने लगते हैं। तो मतलब अब इस तरीके का कंडीशन अगर लगातार होते रहे, मान लीजिए आपका किडनी लगातार फंक्शन नहीं कर रहा है जो उसका वर्क है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो डिसीज कॉज करेगा। और डिसीज कॉज करने के मतलब उपरांत में अगर उसका इलाज ना किया जाए तो उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अगला आपका क्या दिया है, फिजिकल एजेंट यानी कि भौतिक कारक। भौतिक कारक में आपका आ जाएगा जैसे कि टेम्परेचर हो गया, है ना, आपका प्रेशर है, आर्द्रता, विकिरण यानी कि जो रेडिएशन होते हैं, ठीक है। रेडिएशन में आपके जो किरणें होती हैं वो आ जाएंगी। विद्युत हो गया, ध्वनि है, नमी, ये जो फैक्टर होते हैं, जो एजेंट होते हैं, इनके अनियमित प्रभाव से भी क्या होते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये अलग अलग एजेंट हैं आपका, ये इस तरीके से समझाने के लिए बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्या कारण है डिसीज उत्पन्न होने के, ठीक। अगला हम लोग देखेंगे मैकेनिकल एजेंट, जिसको बोला जाता है यांत्रिक कारक। तो कुछ बीमारियां जो होती हैं वो यांत्रिक कारणों से भी ये उत्पन्न होती हैं, जैसे कि कहीं चोट लग गया, ठीक है, चोट लगने से, गिर जाने से या फिर दुर्घटना हो जाने के कारण भी क्या है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। अगला आपका दिया है पौष्टिक तत्व की कमी, जिसको बोला जाता है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट एजेंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट यानी कि जो पोषक तत्व, जो पोषक होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनकी कमी अगर हो जाए तो भी क्या होता है, बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो पोषक तत्वों की मतलब क्या बोलना चाहिए, पोषक तत्व के कैटेगरी में हम लोग देखते हैं तो जैसे कि क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है। अगर इन सभी चीज़ों का मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और भी सारे पोषक तत्व हैं, अगर उनकी कमी हो जाती है तो भी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि अब ऊपर में हमने देखा कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व है उनकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उसी तरीके से क्या हो जाता है, मान लीजिए इन्हीं सब चीज का क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, ठीक है, एक्सेस ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों की अधिकता। मतलब हमारे शरीर में जितने भी पदार्थ होते हैं अगर उनका बैलेंस्ड रूप ही बने, ठीक है, तो उसी कंडीशन में जो हमारा पूरा शरीर है वो व्यवस्थित रहता है या फिर अच्छे से वो वर्क करता है,
ठीक है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाए या फिर कमी हो जाए तो उस कंडीशन में वो जो हमारा बॉडी रहता है वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो नीचे जो 6 नंबर पर दिया हुआ है, इसमें हमें यही देखना है कि अगर पदार्थों की अधिकता हो जाती है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, पोषक तत्वों की, जैसे ठीक है, जितने भी पोषक तत्व रहेंगे उनकी अधिकता हो जाती है तो भी बीमारियां होंगी। और साथ ही साथ जैसे कि हार्मोन्स हो गए, तो हार्मोन्स की भी कमी और अधिकता की वजह से बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है। अब हम देते हैं रोगजनक, जिसे रोगाणु या पैथोजेंस भी कहा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, रोग पैदा करने वाले कारकों को क्या बोला जाता है, रोगाणु या पैथोजन कहा जाता है। तो इसकी खोज सबसे पहले किन्होंने की थी, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में की थी। तो इन्होंने क्या देखा कि एक क्या है, मरा हुआ भेड़ है जो कि विष ज्वर या एंथ्रेक्स से पीड़ित था। मतलब उस टाइम उनको यह नहीं पता था कि इस बीमारी का नाम एंथ्रेक्स है, जिसे विष ज्वर भी कहा जाता है। उनको यह चीज़ पता नहीं था, क्योंकि वो तो इस चीज़ का क्या है, खोज कर रहे थे। ठीक है। लेकिन अभी तो आपको ये डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि कौन सा रोग था, किस तरीके से उन्होंने क्या, कौन सा मतलब बैक्टीरिया था, जीवाणु था या फिर जो भी था, है ना, इसके बारे में आपको पूरा जो जानकारी है वो डायरेक्ट मिल जा रहा है। लेकिन उस कंडीशन में आप देखेंगे कहाँ से स्टार्ट किया होगा उन्होंने, कि जो मृत भेड़ है उसके ब्लड सैंपल को लेकर उन्होंने क्या किया, टेस्ट किया। तो टेस्ट में उन्हें मतलब उन्होंने क्या पाया कि एक बैक्टीरिया उन्हें प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने नाम दिया बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या है बैक्टीरिया का नाम, बैसिलस एंथ्रेसिस। और यही जो बैक्टीरिया है कौन सा बीमारी फैला रहा था, एंथ्रेक्स। देखिए, बैक्टीरिया के नाम पर ही इस बीमारी का नाम रखा गया है, एंथ्रेक्स। ठीक है, जिसे विष ज्वर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से परीक्षण करके उन्होंने यह मतलब उस बैक्टीरिया का नाम खोजा जिसकी वजह से यह बीमारी होता है। लेकिन अब उसके लक्षण क्या है, वह किस तरीके से, मतलब उनका जो परिणाम है, किस तरीके से उन्होंने निष्कर्ष निकाला इस परीक्षण के द्वारा, उसको देखते हैं हम। तो बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया, अब एक संवर्धन माध्यम में उसको और अधिक संख्या में प्राप्त किया, संवर्धन माध्यम में उसको उगाया, ठीक है, ग्रो कराया। ग्रो कराने के बाद उनकी संख्या क्या है, बहुत अधिक हो गई। अब उन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया उन्होंने ग्रो कराया था उसको अब दूसरे जानवरों में उन्होंने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, उनको इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद क्या हुआ कि वह भेड़ भी, ठीक है, उन्होंने कोई भी जानवर लिया होगा, भेड़ ही हो सकता है या फिर और भी कोई जानवर, ठीक। तो उस कंडीशन में वह जो भेड़ है एंथ्रेक्स डिसीज से पीड़ित होकर क्या हो गया, मतलब उसकी डेथ हो गई। तो इसी के साथ साथ उन्होंने फिर से और प्रयोग किया कि जो दूसरे जानवर हैं, जो स्तनधारी मैमल्स हैं, उनमें भी इस मतलब उन्होंने जो ये तैयार किया हुआ था संवर्धन माध्यम में इस बैक्टीरिया को, उनमें क्या है, संक्रमण कराया। तो वो जो मैमल्स थे वो भी इस रोग से ग्रस्त होकर मतलब मर गए। तो उन्होंने क्या है, इस स्टडी के आधार पर उन्होंने एक मत व्यक्त किया जिसे कोच का मत कहते हैं। तो इनके अनुसार उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, ये देखते हैं। उनका जो मत था वो क्या था कि रोग ग्रसित जंतु के शरीर में रोगाणु उपस्थित रहते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई स्तनधारी जो जीव है, ठीक है, अगर वो रोग से ग्रसित है तो जाहिर सी बात है कि उसके शरीर में वो रोगाणु उपस्थित रहेगा, तभी तो वो रोगग्रस्त है। ठीक, अगला क्या था, रोग के जो रोगाणु होते हैं, मतलब रोगाणु को पृथक करके संवर्धन माध्यम में कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है। सिंपली जो इन्होंने पहले ही कर दिया हुआ है कि उन्होंने उस भेड़ से क्या है, उस बैक्टीरिया को प्राप्त किया और संवर्धन माध्यम में उनको और अधिक संख्या में आर्टिफिशियली रूप में और अधिक संख्या में उनको प्राप्त किया। ठीक है, अगला क्या है, जब रोगाणु को स्वस्थ जंतु के शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो वह भी रोगी हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा लाइन है ये, जो कि हमने ऊपर ही पढ़ा है कि किस तरीके से ये संक्रमण के द्वारा दूसरे जीव को ये संक्रमित कर देते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, दूसरे रोगी जंतु से भी पहले ही जैसे रोगाणुओं को प्राप्त किया जा सकता है। ये भी
मतलब आप लोग का बहुत ही इजीली समझने लायक है कि अगर यह जो मतलब बैक्टीरिया है, जो पैथोजन है, अगर एक जीव से दूसरे जीव में फैला है तो उसके शरीर में भी उसी पैथोजन को ही आप पाएंगे, ना कि दूसरे पैथोजन को। क्लियर है? तो आगे अब बढ़ते हैं। संक्रमण का स्रोत, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई फैक्टर, ठीक, अगर वो संक्रमण कर रहा है तो उसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि वो कहाँ रहता है, कहाँ उपस्थित रहते हैं, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर क्या है, पैथोजन पाया जाता है तथा वहाँ पर रोग उत्पन्न करता है, यह सोर्स क्या हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकता है, ह्यूमन या फिर जो एनिमल होते हैं, ठीक है, ह्यूमन या एनिमल, जिनको क्या बोल सकते हो आप, वाहक भी बोल सकते हो, ठीक है, वाहक। इसी के साथ साथ जो एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सभी क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन करने वाले जो जीव होते हैं उनके सोर्स हो सकते हैं, स्रोत, मतलब यहाँ पर ये रहते हैं, ठीक है, रहते हैं, ये आपको समझना है। और यहीं से ही फिर ये एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर एक जीव से दूसरे जीव में इनका संक्रमण होता रहता है। अगला क्या दिया है यहाँ पर, वेक्टर। यहाँ पर देखिए वेक्टर वर्ड आया है जिसको वाहक बोला जाता है। वाहक क्या होता है, तो वाहक वे जीव होते हैं जो कि संक्रमित व्यक्ति से रोगाणु को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। वाहक क्या होते हैं, ये एक संक्रमित जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, संक्रमित व्यक्ति से जो पैथोजन होते हैं उसमें जो बैक्टीरिया रहेगा, जो वायरस रहेगा, उसको एक व्यक्ति से, यानी कि संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में उसको पहुंचाने का कार्य होता है वेक्टर का या फिर वाहक का। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वेक्टर होता है उसे, ठीक है, वो जो पैथोजन होता है वो किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। वेक्टर में उस रोगाणु से कोई रोग नहीं होता तथा वे केवल संग्रह स्थल, ठीक है, पोषक होते हैं। यानी कि जो भी वेक्टर रहेगा, वेक्टर में क्या है, जो बैक्टीरिया है, मान लीजिए वेक्टर, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कोई जंतु है, एनिमल है, उसके शरीर में ये पैथोजन रहते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी जीव जिसको बोल सकते हो, ठीक है। सहजीवी जीव में क्या होता है कि वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए, या फिर जो वैकल्पिक सहजीवी होते हैं उसमें क्या होता है, एक को फायदा होता है, एक दूसरे को नुकसान होता है। मतलब दो जीव जब एक साथ रहते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, सहजीवी जीव बोला जाता है, जिसमें वो क्या है, एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए अपना जीवन यापन करते हैं। तो सेम चीज भी यहाँ पर है, वाहक का कार्य है कि वाहक के शरीर में वो पैथोजन रहता है लेकिन उसको कोई हानि यानी कि किसी प्रकार का बीमारी नहीं फैलाता। वाहक क्या करेगा, केवल जिसके शरीर में ये रहेगा, ठीक है, उसको मतलब इस बैक्टीरिया को क्या करेगा या फिर पैथोजन को एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का कार्य ये करता है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए आप लोग यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेंगे। लिस्मानिया है, ठीक है, ये पैथोजन के नाम दिए हैं, दूसरे साइड इनका वेक्टर का नाम दिया हुआ है। लिस्मानिया, तो लिस्मानिया ये सारा जो है आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। लिस्मानिया इसका जो वेक्टर रहता है ये सैंड फ्लाई है, ठीक है, सैंड फ्लाई ही इसका वेक्टर रहता है जो कि लिस्मानिया रोग को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट में क्या दिया है, प्लाज्मोडियम, आपका मलेरिया जो प्लाज्मोडियम होता है वो इसका वाहक है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। थर्ड में दिया है ट्रिपैनोसोमा, इसका क्या है, सिसी फ्लाई, ठीक है, और क्या दिया है, ग्लोसिना, ये दोनों होते हैं इसके वेक्टर। लास्ट में दिया है वुचेरिया, इसका दिया है क्यूलेक्स एवं एडिस मॉस्किटो, इसके वेक्टर होते हैं। सेकेंड में आपका दिया है एयर, ठीक है, जो सोर्स है। उसी प्रकार एयर में आप लोग देखेंगे कि जो वायरस है, ठीक है, वायरस के द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम क्या है, खसरा है, मम्स है आदि, ठीक है, डिप्थीरिया एवं ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी भी बोला जाता है। ये रोग
ठीक है। रोग के रोगाणुओं के क्या है, शिष्ट का प्रमुख मतलब इनका जो सोर्स है वो मतलब जैसे ये वायरस है, ठीक है, वायरस जिसके द्वारा क्या खसरा मम्स हो रहा है या फिर डिप्थीरिया या फिर टीबी, इन सभी के जो पैथोजन होते हैं इनका सोर्स कहाँ होता है, एयर होता है, ये वायु में रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये होता है। अगला क्या दिया है, सॉइल। तो सॉइल में आपका क्या रहेगा, जो टिटनेस है, टिटनेस के जो टिटनेस और रोग उत्पन्न करने वाले जो पैथोजन होते हैं उनका सोर्स क्या रहता है, सॉइल। तो टिटनेस रोग जो है वो फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर दिया हुआ है क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी के द्वारा ही क्या है ये टिटनेस रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक। जिसकी मतलब अगर टिटनेस रोग हो जाए तो उसका क्या है, टिटनेस का इंजेक्शन इस तरीके से लगवाया जाता है। अगला आपका दिया है भोज्य पदार्थ एवं जल। तो ये भी हो सकते हैं इनके सोर्स, जैसे कि क्या दिया है, पोलियो वायरस है, कॉलरा एवं टाइफाइड के रोगजनक जीवाणु के शिष्ट किसमें पाए जाएंगे, भोज्य पदार्थ एवं जल में ये पाए जाते हैं, जिनके क्या है डायरेक्ट संपर्क में या फिर डायरेक्ट उनको ग्रहण करने से इस रोग से व्यक्ति क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जैसे कि प्रोटोजोआ है, ये भी इनमें पाए जाएंगे। हेलमिंथ जो रहते हैं, ठीक है, हेलमिंथ कैटेगरी के अंतर्गत आपका क्या है, एस्केरिस है, टीनिया है, ये सभी भी रोग उत्पन्न करने में सहायक होते हैं और इनका सोर्स क्या है, भोज्य पदार्थ एवं जल। अगला आपका दिया हुआ है संक्रमण को प्रभावित करने वाले कारक। संक्रमण को कई कारक क्या है प्रभावित करते हैं। यह रोगाणुओं के प्रकार पर निर्भर करता है। रोगाणुओं के संक्रमण होने या पोषक तक पहुंचने के पश्चात रोग उत्पन्न होने की संभावना निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो वो कारक कौन से हैं ये हम लोग देखते हैं। पहला क्या दिया है, जीव की संक्रामकता, वेरुलेंस ऑफ पैथोजेंस। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संक्रामकता रोगजनक जीव की क्षमता पर निर्भर होता है ताकि वह पोषक के शरीर में संक्रमण कर उसके ऊतकों में अपनी वृद्धि सुनिश्चित कर सके। यानी कि जो मतलब संक्रामकता यानी कि इन्फेक्शन कितना डेंजर हो सकता है या फिर उससे कोई ज़्यादा नुकसान हमारे शरीर को होगा या नहीं, यह किस पर डिपेंड करेगा, जो पैथोजन है उस पर, कि उसकी क्षमता कितनी है, ठीक है, वो कितनी अधिक तेज गति से अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसकी क्षमता पर ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके साथ साथ पैथोजन के टॉक्सिन को बोला जाता है विषैला पदार्थ, ठीक है, साथ साथ क्या होता है, टॉक्सिन उत्पन्न करने की क्षमता भी संक्रमण के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। जब कोई भी पैथोजन क्या हमारे शरीर में आक्रमण करता है तो उस कंडीशन में वो लगातार सेल डिवीजन के द्वारा अपनी जो संख्या है उसको लगातार वृद्धि करता है और जो हमारे ब्लड सेल होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, डैमेज करते जाते हैं, उनको नष्ट करते जाते हैं। तो इनकी जो डिवीजन जिस टाइम होते रहते हैं तो उसी टाइम ये क्या करते हैं, एक प्रकार का टॉक्सिन विषैला पदार्थ का सिक्रेशन करते हैं या फिर विषैले पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। संक्रमण करने वाले जीवों की संख्या, नंबर ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। संक्रामक जीवों की संख्या जितनी अधिक होती है संक्रमण की संभावनाएं उतनी अधिक बढ़ जाती हैं। ये भी सिंपल सा आपका बोल रहा है कि अगर पैथोजन आक्रमण करने वाले या फिर इन्फेक्शन संक्रमण करने वाले पैथोजन की संख्या अगर अधिक है, ठीक है, तो संक्रमण की संभावना भी क्या हो जाती है, उतनी अधिक बढ़ जाती है। अगला आपका दिया है पोषक की प्रतिरोध क्षमता या शक्ति, रेजिस्टेंस पावर ऑफ होस्ट। जब होस्ट की या फिर पोषक की प्रतिरोध क्षमता कम होती है तो सूक्ष्मजीव आसानी से संक्रमण करने में क्या होते हैं,
सक्षम होते हैं। यानी कि किसी भी मतलब आप लोग ये जानते हैं कि प्रत्येक जो जीव होता है उसके शरीर में क्या होता है, कोई भी हानिकारक पदार्थ के लिए उनके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है, जिसको प्रतिरक्षी तंत्र बोला जाता है। प्रतिरक्षी तंत्र में क्या होता है, किसी भी हानिकारक पदार्थ के लिए जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए क्या निर्मित करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें जो बना एंटीबॉडी है वह ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उस कंडीशन में जो पैथोजन होते हैं वो हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारा प्रतिरोध क्षमता है, वह ही क्या है, लो है, मतलब कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कोई भी रोग उस व्यक्ति को आसानी से होने लगता है, वो बार बार बीमार पड़ने लगता है। ठीक, तो आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसमें। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति का या फिर जो होस्ट है जिसके शरीर में वो प्रवेश किया है उसकी प्रतिरोध क्षमता कम है, तो सूक्ष्म जीव रहेंगे या फिर जो पैथोजन है वो आसानी से उसको संक्रमित कर पाएंगे। इनमें आनुवांशिकता की भूमिका प्रमुख होती है। कुछ व्यक्तियों में उच्च क्या है, प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता पाई जाती है। आयु भी महत्वपूर्ण घटक होती है। प्रौढ़ व्यक्ति की प्रतिरोध क्षमता क्या होती है, कम होती है। कुछ रोग एक निश्चित आयु सीमा वाले व्यक्तियों में ही होती है। यह अलग अलग आपका ये कंडीशन बताया है, ठीक है, कि आनुवांशिकता की भूमिका भी क्या होती है, बहुत ही प्रमुख होती है। कुछ व्यक्तियों में उच्च प्रतिरोध क्षमता क्या है, ये प्राकृतिक रूप से ही उनमें पाई जाएगी। एज भी क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि उनमें जो प्रतिरोध क्षमता है वो कम होगी या ज़्यादा होगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि क्षय रोग, ठीक, क्षय रोग जो होता है ये 17 से 25 वर्ष के लोगों में अधिक होता है। क्षय रोग जो है ये टीबी को बोला जाता है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये उत्पन्न होता है। अगला आपका पॉइंट दिया हुआ है न्यूमोनिया, प्रायः अधिक आयु के लोगों में ये होता है। लेकिन यह जो बोला गया है ये विश्व का जो आंकड़ा निकाला गया है, जो औसतन आंकड़ा निकाला गया है उसके अनुसार ये इस तरीके से बोला जा रहा है कि अधिक आयु के लोगों में क्या है, निमोनिया डिसीज ये होता है। जैसा कि आप मतलब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि जो निमोनिया डिसीज है ये तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें ये अधिक होता है, लेकिन ये उस क्षेत्र के अनुसार हो सकता है। ठीक है, क्षेत्र के अनुसार किस तरीके से इसको समझेंगे हम, जैसे कि अभी कोरोना है तो कोरोना का मतलब प्रभाव जो है वो क्षेत्र के अनुसार है। किसी क्षेत्र में ये ज्यादा प्रभावी है, किसी क्षेत्र में क्या है बहुत ही कम है। ठीक, जैसे कि भारत में दूसरे कंट्रीज की अपेक्षा बहुत ही कम संक्रमित व्यक्ति मिले हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो निमोनिया है इसका भी एक औसतन आंकड़ा निकाला गया है कि पूरे विश्व में अगर इनका निकाला जाए तो अधिक उम्र के लोगों में क्या है, निमोनिया डिसीज यह होता है। और सेम चीज आपको ये टीबी का भी लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो 50-60 साल के व्यक्तियों को भी टीबी रोग होता है। ये आपका ये औसतन आंकड़ा जो पूरा विश्व का है उस तरीके से ये निकाला गया है। ठीक है।